सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले न्यूज मित्रों को इंटरनेशनल सत्ता की सबसे बड़ी खबर दिखाएंगे, जिस पर दुनिया की नजर है। अमेरिका में सत्ता किसे मिलेगी? डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होगी या कमला हैरिस कमाल करेंगी? क्या सत्ता का फैसला अमेरिका के स्विंग स्टेट करेंगे? आज ऐसे सभी सवालों के जवाब आपको सत्ता में मिलेंगे। फिर आपको यूपी के मदरसों को मिली ऑक्सीजन के बारे में बताएंगे, जिसकी सप्लाई आज सुप्रीम कोर्ट से हुई है। अदालत ने कहा है कि यूपी मदरसा एक्ट 2004 असंवैधानिक नहीं है, लेकिन 13,000 मदरसों को मिली इस लाइफलाइन के साथ कुछ नियम और शर्तें भी लागू हैं। उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद कनाडा में सड़कों पर हिंदुओं के हल्ला बोल का एक वीडियो कुंजी तैयार है, जिसमें ट्रूडो सरकार के खिलाफ गुस्सा है, खालिस्तानियों के खिलाफ अंगारे हैं और मंदिर के बाहर हजारों हिंदुओं के सनातनी जयकारे हैं। वैसे आज सियासत में भी कई चिंगारियां निकली हैं। प्रधानमंत्री के झूठे वादे वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन भड़क गए और उन्होंने पीएम पर ही सबसे ज्यादा झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। झारखंड में रैली के दौरान खड़गे ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की तरह जुमलेबाजी नहीं करती है। दूसरी ओर वक्फ संशोधन बिल पर भी क्लेश जारी है। आज विपक्ष के सांसदों ने जेपीसी की बैठक का बहिष्कार कर दिया और इसके बाद स्पीकर से कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की शिकायत भी की। विपक्ष का आरोप है कि जगदम्बिका पाल एक तरफा फैसले ले रहे हैं। आज संसद के शीतकालीन सत्र की तारीख भी आ गई है। 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर संयुक्त सेशन भी होगा। ये सत्र पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाएगा। और खबर है कि भारत सरकार ने विकिपीडिया को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। विकिपीडिया पर आरोप है कि वो पक्षपात कर रहा है और गलत जानकारी दे रहा है। साथ ही सरकार ने विकिपीडिया से पूछा है कि उसको मध्यस्थ की बजाय पब्लिशर्स के रूप में क्यों ना माना जाए। सत्ता में अब बात भारत से करीब 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका की करते हैं, जहां आज फैसले का दिन है। आज अमेरिका अपना नया राष्ट्रपति चुन रहा है। वहां वोट डाले जा रहे हैं। भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे वोटिंग शुरू हुई है, जो सुबह 4:30 बजे तक जारी रहेगी। कई राज्यों में ये समय और अधिक हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के राज्य कई अलग अलग टाइम जोन में बटे हुए हैं। यानी जब सत्ता के न्यूज मित्र गहरी नींद में होंगे, उस वक्त अमेरिका में वोट डाले जा रहे होंगे और जब सुबह आप जागेंगे तो इस चुनाव के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और दिन चढ़ते चढ़ते ये तय हो जाएगा कि अगले 4 वर्षों तक सुपर पावर अमेरिका की अगुवाई कौन करेगा। मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी या फिर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। न्यूज मित्रों के लिए हमने अमेरिकी सत्ता के फैसले पर एक विशेष कुंजी तैयार की है, जिससे चुनाव खत्म होने से पहले ही आप नतीजों का आकलन कर पाएंगे। लेकिन पहले अमेरिका में जारी मतदान पर इस वक्त की 5 बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि भारतीय समय के मुताबिक अब से करीब 2.5 घंटे पहले 4:30 बजे वोटिंग शुरू हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से पहले सुरक्षा के लिहाज से 17 राज्यों में नेशनल गार्ड को तैनात कर दिया गया है। ओरेगन, वॉशिंगटन और नेवादा में सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए 600 नेशनल गार्ड को अलर्ट कर दिया गया है। FBI ने चुनाव पर 24 घंटे निगरानी के लिए वॉशिंगटन में नेशनल इलेक्शन कमांड पोस्ट तैयार किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के इलेक्शन लैब के मुताबिक अमेरिका के कई हिस्सों में हुई अर्ली वोटिंग में अब तक लगभग 8 करोड़ लोग वोट डाल चुके हैं। तो महज कुछ घंटों का वक्त शेष है जब ये तय होगा कि डेमोक्रेट कमला हैरिस राष्ट्रपति बनेंगी या फिर रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की राजनीति को करीब से समझने वाले एक्सपर्ट ऐसा दावा करते हैं कि अमेरिका में वही राष्ट्रपति बनता है जो स्विंग स्टेट को जीतता है। अमेरिका में 7 स्विंग स्टेट हैं, लेकिन इन स्विंग स्टेट में एक राज्य ऐसा है जिससे ये संकेत मिलते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति बनेगा या रिपब्लिकन पार्टी का। इस राज्य का नाम है पेंसिल्वेनिया। ये एक स्विंग स्टेट है। ये अमेरिका का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है और यहाँ कुल 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं। सबसे खास बात यह है कि 1948 के बाद से कोई भी डेमोक्रेट पेंसिल्वेनिया जीते बिना राष्ट्रपति नहीं बन पाया है, जो कमला हैरिस के लिए विशेष रूप से चिंता का विषय है।
1992 से 2020 तक सिर्फ एक बार 2016 में ऐसा हुआ कि पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिकन पार्टी जीती। 2016 के चुनाव में पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप को हिलरी क्लिंटन से करीब 45,000 वोट ज्यादा मिले थे और वो जीतकर राष्ट्रपति बन गए थे। हालांकि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में हार गए और जो बाइडेन को यहां से जीत मिली, जिसके बाद वो राष्ट्रपति बने थे। तो अगर 7 स्विंग स्टेट की बात करें तो उसमें पेंसिल्वेनिया कमला हैरिस के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि राष्ट्रपति बनना है तो पेंसिल्वेनिया जीतना होगा। लेकिन समस्या ये है कि पिछले कुछ दिनों में जो सर्वे आए हैं वो कमला के लिए कुछ खास उत्साहजनक नहीं रहे हैं। उन्हें बहुत ही मामूली लीड हासिल है। मेरिसेट के सर्वे में कमला को 50% और ट्रंप को 48% वोट मिल रहे हैं, यानी मार्जिन सिर्फ 2% वोट का है। द वॉशिंगटन पोस्ट के सर्वे के मुताबिक कमला को 48% और ट्रंप को 47% वोट मिल रहे हैं, यानी अंतर सिर्फ 1% वोट का है। खास बात यह है कि सर्वे में करीब 3% वोट ऐसे शामिल हैं जिन्होंने अब तक कुछ तय नहीं किया है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना पोल्स के ताज़ा सर्वे में ट्रंप और कमला दोनों को 48% वोट मिल रहे हैं, यानी जिस पेंसिल्वेनिया को डेमोक्रेट का गढ़ कहा जाता है वहां ट्रंप करीब करीब बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। और चुनाव नतीजों में कमला हैरिस की ये बातें काफ़ी परेशान करने वाली हैं। शायद इसीलिए कमला हैरिस ने आखिरी समय पेंसिल्वेनिया में डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की सक्रियता से कमला हैरिस काफी नर्वस थी, इसीलिए उन्होंने घर घर जाकर प्रचार करना तय किया। कमला हैरिस आखिरी मोमेंट में उन्हीं जगहों पर जा रही हैं जहां ट्रंप प्रचार कर चुके हैं। ट्रंप के पिट्सबर्ग में रैली करने के बाद हैरिस ने यहां पहुंचकर अपने लिए समर्थन जुटाया। इधर ट्रंप को भी पता है कि पेंसिल्वेनिया ही उनकी जीत की कुंजी है, इसीलिए उन्होंने यहां कई रैलियां की। वो प्रचार के आखिरी दौर में पेंसिल्वेनिया में डटे रहे और पिट्सबर्ग में रैली भी की। पेंसिल्वेनिया में जीत डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों के लिए बहुत जरूरी है। यही वजह है कि दोनों उम्मीदवारों ने किसी अन्य स्विंग स्टेट की तुलना में पेंसिल्वेनिया में प्रचार पर अधिक खर्च किया है। चुनाव के आखिरी घंटों तक कमला हैरिस और ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया को अपना दूसरा घर बना लिया था। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ने अपने समर्थकों से पेंसिल्वेनिया को बचाने और बेहतर बनाने का वादा किया है, लेकिन इस स्विंग स्टेट के मतदाताओं के पास दोनों उम्मीदवारों के लिए एक मुद्दा है। पेंसिल्वेनिया के वोटर कमला हैरिस से इसलिए नाराज हैं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है, जबकि अबॉर्शन पर कड़े कानून के कारण लोग डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हैं। इन नाराजगियों के बीच इकोनॉमिस्ट ने दावा किया है कि उस बात की 34% संभावना है कि पेंसिल्वेनिया से अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का फैसला होगा। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव कौन जीतेगा ये तो थोड़ी देर बाद तय होगा, लेकिन अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के पास कुछ पुष्ट जानकारी है और उसे देखते हुए इस बार चुनाव के बाद की हिंसा को रोकने के लिए काफी मजबूत व्यवस्था की गई है। चुनाव से पहले सीक्रेट सर्विस ने व्हाइट हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी है। व्हाइट हाउस के चारों ओर 8 फीट ऊंची स्टील रिंग लगाई गई है। यूएस कैपिटल, ट्रेजरी डिपार्टमेंट के चारों ओर सुरक्षा बाड़ भी लगाए गए हैं। कमला हैरिस के आवास नेवल ऑब्जर्वेटरी में भी स्टील रिंग लगाई गई है। इसके अलावा निर्णायक माने जा रहे 7 स्विंग स्टेट्स में भारी सुरक्षा है। पोलिंग बूथ पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगाए गए हैं। बूथ पर स्टील के मजबूत दरवाजे हैं। जीपीएस ट्रैकिंग हो रही है। पोलिंग बूथ और काउंटिंग सेंटर्स की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और तो और काउंटिंग सेंटर्स के पास की इमारतों में स्नाइपर्स को तैनात किया गया है। चुनाव कर्मचारियों के लिए पैनिक बटन की सुविधा है। सिर्फ वॉशिंगटन डीसी में 3000 से ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात की गई है, यानी हार और जीत के बीच सुरक्षा की चिंताएं मौजूद हैं, क्योंकि पिछली बार चुनाव के बाद अमेरिका में ऐसी हिंसा हुई थी जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। वैसे अमेरिका की 3 खुफिया एजेंसियों ने विदेशी हस्तक्षेप की आशंका जताई है। मतदान से ठीक पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी ODNI, FBI और CISA को इनपुट मिला है। उनके मुताबिक अमेरिकी चुनाव को रूस और ईरान से खतरा है। ये दोनों देश अमेरिकी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इन्हीं दोनों देशों से अमेरिका चुनाव को सबसे ज्यादा रूस से खतरा है। ये भी दावा किया गया है कि रूस और ईरान अमेरिका में हिंसा की साजिश रच सकते हैं। वैसे बहुत से न्यूज़ मित्रों के मन में ये सवाल होगा कि अमेरिकी चुनाव के नतीजों का भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ दशकों से लगातार मजबूत हो रहे हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो। ऐसे में अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने या ना होने से
एक दो नीतियां तो बदल सकती हैं, एक दो सेक्टर पर असर भी पड़ सकता है, लेकिन बहुत कुछ बदलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब बात उत्तर प्रदेश के उन 13,000 मदरसों की जहां पढ़ने वाले करीब 17 लाख छात्रों का भविष्य इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद अगर और मगर वाली स्थिति में लटका हुआ था। और सवाल था, क्या अब बड़ी संख्या में यूपी के मदरसों पर सरकारी ताला लटक जाएगा? लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के इन मदरसों को ऑक्सीजन मिल गई है। हालांकि इस राहत के साथ मदरसों को कोर्ट से एक झटका भी लगा है, क्योंकि अब कोई भी छात्र मदरसे से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा क्यों है, इसे समझाने के लिए पहले आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मदरसों पर जो फैसला सुनाया है उसकी बड़ी बातें क्या हैं और उसका असर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यूपी मदरसा एक्ट 2004 पहले की तरह बरकरार रहेगा। इस फैसले से मदरसे में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 असंवैधानिक नहीं है। मतलब यूपी के करीब 13,000 मदरसे पहले की तरह काम करते रहेंगे। हालांकि कोर्ट ने साफ कहा है कि मदरसा बोर्ड अब फाजिल और कामिल जैसी उच्च शिक्षा की डिग्री नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये यूजीसी अधिनियम के विरुद्ध है। यानी छात्र अब मदरसे से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो पाएंगे और 12वीं के बाद मदरसों की डिग्री की कोई वैधता नहीं होगी। अब आपको ये भी बताते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब यूपी मदरसा एक्ट 2004 रद्द किया था तो क्या तर्क दिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला कैसे पलटा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च 2024 को अपने आदेश में कहा था कि यूपी मदरसा एक्ट 2004 असंवैधानिक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे असंवैधानिक बताना गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन बताते हुए यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को खत्म कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह एक्ट मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मदरसों के छात्रों की शिक्षा के लिए योजना बनाने के निर्देश जारी कर दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उसका फैसला ही खारिज कर दिया और कहा कि ये 17 लाख छात्रों की शिक्षा और भविष्य का विषय है। अब देश के मौलाना और मौलवी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। आज की तारीख में भारत का मुसलमान अपने आप को बहुत डेमोरलाइज्ड फील कर रहा है। ये फैसला जो है वो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों के लिए, इंसाफ पसंद शहरियों के लिए बड़ा इत्मीनान बख्श होगा। जिस तरह से इन लोगों ने मदरसों को बदनाम करने की साजिश की, मदरसा टीचरों को ये लोग सैलरी नहीं दे रहे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा नहीं है, उस पर ये लोग बात नहीं करते, लेकिन मदरसों पर बात करेंगे कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। हमारी बड़ी लड़ाई इस बात की थी कि मदरसों में सरकार की फंडिंग से हिंदू बच्चों को इस्लामिक दीनी तालीम नहीं दी जानी चाहिए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। मदरसों को बंद करने की और मदरसों को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई थी। मैं सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूँ। हम लोग यहाँ मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी तालीम दी जा रही है। बहरहाल ये एक बहुत खुशी और मसरत का मकाम है कि हम लोग अपने पूरी आज़ादी के साथ, पूरी कानूनी आज़ादी के साथ अपने इन मदरसों को रन करते रहेंगे। तसल्ली की बात है कि ये मदरसे वाले आलिम फाजिल की डिग्रियां बेचने के नाम पे जो युवा पीढ़ी को गुमराह कर रहे थे, वो धंधा बंद हो गया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया है कि आलिम फाजिल बनाने का काम जो है ये इन का नहीं है और ये बंद कर दिया है। पहले से उम्मीद थी कि हम जो है हमारे हक में फैसला आएगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो जाहिर सी बात है मदारिस की बारीकी को देखा है और उसकी तहकीक किया है। और मदारिस के अंदर ऐसा नहीं सिर्फ मजहब की तालीम होती, बल्कि मदारिस के अंदर इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है। वैसे मदरसों में भले ही धार्मिक शिक्षा के दावे किए जाते हों,
लेकिन मदरसों में स्कूलों की तरह अलग अलग क्लास पास करने पर अलग डिग्रियां भी मिलती हैं और उनके अलग अलग नाम भी हैं। जैसे मदरसों में 5वीं तक की पढ़ाई को तहतानिया कहा जाता है, 5वीं से 8वीं की पढ़ाई फौकानिया कहलाती है, 10वीं पास छात्रों को मुंशी और मौलवी की डिग्री मिलती है, 12वीं पास छात्रों को मदरसों में आलिम कहा जाता है, जबकि मदरसे में ग्रेजुएशन करने वाले को कामिल कहते हैं। इसी तरह मदरसे से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले को फाजिल की डिग्री दी जाती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों द्वारा कामिल और फाजिल की डिग्री देने पर रोक लगा दी है। अब जल्दी ये समझ सकते हैं कि आखिर ये यूपी मदरसा बोर्ड कानून क्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। दरअसल 2004 में तत्कालीन मुलायम सरकार ने यह कानून बनाया था। इसी कानून के तहत यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया। इसका मकसद है मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना। मदरसों को बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ न्यूनतम मानकों को पूरा करना जरूरी होता है और मदरसा बोर्ड पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए दिशा निर्देश भी देता है। लेकिन इस एक्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविधान के खिलाफ माना था और आर्टिकल 14 के समानता के अधिकार के भी खिलाफ बताया था। लेकिन आज इस फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत ने खारिज कर दिया है। इस पर सत्ता का क्लेश भी हो रहा है। उनका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी सूरत में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज के अंदर काम करने का क्षेत्र हो, हर जगह बंटवारे की राजनीति। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से इनके उस मंसूबे पर निश्चित तौर से पानी फिर गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए, मदरसा शिक्षा के माध्यम से जो मुस्लिम नौजवान हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, इस नियत के साथ काम किया है। योगी सरकार ही ने आगे बढ़ के मदरसा शिक्षा में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर हो, इसके लिए CRT का कोर्स लागू किया। देखिए, ये सरकार ना मदरसा चलने देना चाहती है, न सरकारी शिक्षा को लागू कर देना चाहती है। ये सरकार इस देश में चाहती है कि AC वाले बड़े बड़े स्कूल खोले जिसमें एक वर्ग के लोग पढ़ें। जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आया है, हम उसके अनुपालन में ही काम कर रहे थे और आगे भी हम उसी के अनुपालन में काम करेंगे। लेकिन हम एक चीज बताना चाहते हैं कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन अगर किसी ने किया है वो आदरणीय योगी सरकार ने किया है। खुशी है मुझे, जो फैसला बहुत अच्छा फैसला आया है। मदरसे बिल्कुल चलते रहना चाहिए। एक बात उनको भी अब सीखना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा के नेताओं को, जो ये बटोगे कटोगे लड़कियों के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं ना, ये फैसला उस नारे पर किया। योगी जी ने अच्छा फैसला लिया, एक्ट बनाया, मदरसा एक्ट, कि मदरसा एक्ट में सुधार है, पढ़ाई की जरूरत है। वहाँ के बच्चे भी पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, जज बने हैं। अब हम आपको यूपी के मदरसों पर सत्ता में न्यूज़ का नंबर गेम भी दिखाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त लगभग 26,000 मदरसे चल रहे हैं। इनमें से 12,800 मदरसों ने रजिस्ट्रेशन के बाद कभी रिन्यूअल नहीं कराया। 8,500 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, जबकि 4,600 मदरसे रजिस्टर्ड हैं और अपने से ही खर्च करते हैं। इसके अलावा 598 मदरसे सरकारी मदद से चलते हैं, यानी जिन्हें पूरा फंड सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता रहा है। वैसे मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर थीसिस का डिजिटाइजेशन करने वाली संस्था शोध गंगा ने भी कुछ वक्त पहले एक सर्वे किया था, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई थी। सर्वे की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि मदरसे में पढ़ने वाले सिर्फ 2% छात्र ही भविष्य में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। मदरसों में पढ़ने वाले 42% छात्र भविष्य में धर्म प्रचारक बनना चाहते हैं। मदरसों में पढ़ने वाले 16% छात्र शिक्षक के रूप में धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं। वहीं 8% छात्र इस्लाम की सेवा करना चाहते हैं। मदरसों में पढ़ने वाले 30% का मकसद सामाजिक कार्य करना होता है, जबकि मदरसों में पढ़ने वाले 2% छात्र आगे धर्म गुरु बनना चाहते हैं। यानी मदरसे में पढ़ने वाले 98% छात्र धर्म से जुड़ा काम करना चाहते हैं। मदरसों की पढ़ाई का यही मॉडल हमेशा सवालों की बड़ी वजह रहा है। सत्ता में अब बात
सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बड़े फैसले की करते हैं, जो निजी संपत्तियों पर सरकारों के कब्जे से जुड़ा हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने 46 वर्ष पुराने अपने ही फैसले को पलट दिया और एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 1978 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्ण अय्यर की बेंच ने एक फैसला दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि राज्य सरकारें सभी निजी संपत्तियों पर कब्जा कर सकती हैं। इस फैसले में सोशलिस्ट थीम को अपनाया गया था और कहा गया था कि सरकार सार्वजनिक हित के लिए आवश्यकता पड़ने पर सभी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को अपने अधीन ले सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच ने कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही उन्हें सामुदायिक संसाधन कहा जा सकता है, और वो भी पूरी तरह से ठोस कारणों के साथ। सीजेआई ने स्पष्ट किया कि 1978 के बाद के कई फैसले जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे, जो अब अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि 1990 के दशक में भारत ने एक उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है और उसे तेज आर्थिक विकास दर हासिल करने में सफलता भी मिली है। ऐसे में सभी निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधन कहना सही नहीं है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच ने 7-2 के बहुमत से फैसला दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले के फैसले समाजवादी अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए थे, जबकि वर्तमान में स्थिति बदल गई है और नई व्याख्या की अब जरूरत है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की बेंच आज 16 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 1992 में मुंबई स्थित प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन की ओर से दायर मुख्य याचिका भी शामिल थी। इस याचिका में महाराष्ट्र सरकार के उस कानून को चुनौती दी गई थी जो निजी इमारतों के अधिग्रहण की अनुमति देता है। इस कानून के तहत सरकार को मरम्मत और सुरक्षा के लिए निजी संपत्तियों का अधिग्रहण करने का अधिकार प्राप्त था। याचिकाकर्ताओं ने इसे भेदभावपूर्ण और उनके संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन बताया। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने तर्क दिया था कि यह कानून संविधान के अनुरूप है, संविधान के अनुच्छेद 31C की ओर से संरक्षित है और इसे जनहित में बनाया गया है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संपत्ति के मौलिक अधिकार की महत्ता को दोबारा स्थापित कर दिया है। यहाँ आपको याद दिला दें कि 1978 में जस्टिस कृष्ण अय्यर ने यह फैसला सुनाया था कि सरकार जन कल्याण के लिए निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है। इसके बाद कई फैसले इसी आधार पर दिए गए, जिससे सरकार की नीतियों को संवैधानिक सुरक्षा मिली। इन फैसलों की जड़ संविधान के अनुच्छेद 31C और अनुच्छेद 39B में है। अगर कोई कानून संविधान के अनुच्छेद 31C के तहत आता है तो उसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। वहीं संविधान का अनुच्छेद 39B ये कहता है कि राज्य को इस तरह की नीतियां बनानी चाहिए जिससे लोगों की भलाई के लिए संसाधनों का उचित वितरण हो सके। संविधान का यह अनुच्छेद सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने पर जोर देता है। समझने वाली बात यह है कि 1970 और 80 के दशक में भारत में एक समाजवादी दृष्टिकोण अपनाया गया था, जिसमें सरकार को अधिकार दिए गए थे कि वो आम भलाई के लिए निजी संपत्तियों को अधिग्रहित कर सकती है। ये सोच इस विचार से प्रेरित थी कि इससे समाज का लाभ होगा। लेकिन आर्थिक सुधारों के बाद देश ने आर्थिक नीतियों में बदलाव किया, जिससे भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गया और इसके बाद के दौर में एक नई व्याख्या की जरूरत महसूस होने लगी, जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज इशारा भी किया। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के कई दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, जो भारत की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। इससे निजी संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा बढ़ेगी। अब सरकारें निजी संपत्तियों का अधिग्रहण करने से पहले ठोस और स्पष्ट कारण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगी। आज का फैसला ये सुनिश्चित करता है कि राज्य की शक्ति सीमित है और उसे जनहित के नाम पर निजी संपत्तियों पर अनुचित नियंत्रण का अधिकार नहीं है। जनहित और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं जैसे सड़कें, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी इस फैसले का प्रभाव पड़ सकता है। अब सरकारों को सिद्ध करना होगा कि इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण वास्तव में आवश्यक और उचित है। ये फैसला उन क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकता है जहां निजी और सार्वजनिक संसाधनों के बीच विवाद होते हैं, जैसे खनन, बुनियादी ढांचे का विकास और शहरों को आधुनिक बनाने के लिए होने वाला विकास भी। सत्ता में अब बात करते हैं हजारों हिंदुओं के उस आक्रोश की जो ट्रूडो सरकार के खिलाफ है, जो सनातन पर खालिस्तानी हमलों के खिलाफ है, जिसमें भारत माता की जय और हर हर महादेव वाला उद्घोष है। ये वीडियो हिंदुओं के हल्ला बोल की गवाही दे रहा है।
हजारों हिंदुओं की ये संख्या आधी रात को उसी मंदिर के बाहर है जहां रविवार को खालिस्तानियों ने हमला किया था, जहां खालिस्तानियों ने हिंदुओं को पीटा था। इसके बाद सोमवार आधी रात हजारों की संख्या में हिंदू कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में स्थित हिंदू सभा मंदिर पहुंचे, एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की, हमले की निंदा की। इस प्रदर्शन से ट्रूडो सरकार की सरकार को संदेश दिया, वो शांत बैठने वाले नहीं हैं और वो हमलों के खिलाफ एकजुट हैं। कल हिंदुओं ने मंदिर के बाहर जुटकर हर हर महादेव के नारे के साथ इसका उदाहरण भी पेश कर दिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, ये बड़ा खालिस्तानी साडे देश में सिर्फ होल सिस्टम ही लगी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव के जयकारे वाला ये वीडियो तो सिर्फ एक उदाहरण है। कनाडा में हमले के बाद ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसमें सरकार के खिलाफ गुस्सा है, जिसमें ट्रूडो की भारत विरोधी और खालिस्तान परस्त नीति का विरोध है। प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों का कहना है कि हमलों के बाद हिंदू समुदाय बहुत आहत है। हिंदू समुदाय ने कनाडा में बहुत योगदान दिया है। उनका ये भी कहना है कि हिंदुओं के खिलाफ हमलों पर नेताओं और पुलिस की प्रतिक्रिया हैरान करने वाली है। कनाडा की तरक्की में अच्छी खासी भूमिका निभाने वाले हिंदुओं के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। इनकी मांग है कि हिंदुओं पर हमले के जो भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। हिंदू आरोप लगा रहे हैं कि जब खालिस्तानियों ने हमला किया तो उचित कार्रवाई नहीं हुई और जब हिंदुओं ने विरोध जताया, प्रदर्शन किया तो उन पर कार्रवाई हो गई और उन्हें दंगाई बताने की कोशिश की गई। हिंदू समुदाय ने कनाडा के प्रशासन पर सिलेक्टिव होने के आरोप लगाए हैं। हमलों के बाद पिछले 48 घंटों में कैसे हिंदुओं का क्रोध अब आंदोलन का रूप ले चुका है। हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन की विशेष बात यह है कि ये भी उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं जिस अंदाज में खालिस्तान समर्थक लोगों ने हमले किए थे। सड़कों पर उतरे ये लोग ना पुलिस की सुन रहे हैं, ना कानून की परवाह कर रहे हैं। इनके तेवरों से ऐसा लग रहा है कि कनाडा में रह रहे हिंदुओं का विश्वास ट्रूडो सरकार से उठ चुका है। ऐसा लगता है कि अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सिलेक्टिव ज्ञान और महानता की चाशनी में डूबी बातों का असर इन पर नहीं होने वाला है। ये लोग ट्रूडो की कूटनीतिक चाल, खालिस्तानी चरित्र और डबल स्टैंडर्ड वाले चेहरे को पहचान चुके हैं। अब पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। कनाडा की ट्रूडो सरकार पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता है, ये भी समझिए। हिंदू सभा मंदिर के परिसर के अंदर हुई मारपीट के इस वीडियो में बड़ी संख्या में खालिस्तानी समर्थक दिख रहे हैं, जिनके हाथ में खालिस्तानी झंडे हैं। लेकिन अब तक सिर्फ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इतना ही नहीं, हालात ये हो चुके हैं कि खालिस्तान समर्थकों ने अब कनाडा में भारतीयों को खुलेआम धमकाना भी शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर कनाडा में खालिस्तानी मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं। कनाडा के सुरे, ब्रैम्पटन और एडमॉन्टन को खालिस्तानियों का गढ़ माना जाता है। इन शहरों में एक इशारे पर सैकड़ों खालिस्तान समर्थक सड़कों पर आ जाते हैं। 2 वर्षों में इन शहरों में मंदिरों पर कई हमले किए गए। किसी भी हमले में कनाडा सरकार ने अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं की है। ये चिंता सिर्फ 2 देशों के रिश्ते की नहीं है, बल्कि ये चिंता है लाखों नागरिकों की जो भारतीय मूल के हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 तक करीब 18 लाख भारतीय कनाडा के नागरिक थे। कनाडा में भारत के 2,30,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा कनाडा की 600 से ज़्यादा कंपनियां भारत में हैं और 1,000 से ज़्यादा कंपनियां सक्रिय रूप से भारत के साथ कारोबार कर रही हैं। हिंदू मंदिर पर हुए हमले के बाद भारत का रुख सख्त और साफ है। पीएम मोदी ने भी कल इस हमले की निंदा करते हुए कहा था कि जानबूझकर हिंदुओं पर हमले हुए, राजनयिकों को डराने और धमकाने की कोशिश की गई। कनाडा की सरकार को हर हाल में सुरक्षा और न्याय का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि हिंदुस्तान के तेवर और हिंदुओं के हल्ला बोल के बाद कनाडा की ट्रूडो सरकार एक्शन ले रही है। रविवार को मंदिर पर हुए अटैक में शामिल पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। कनाडा पुलिस का ये अधिकारी प्रदर्शन में खालिस्तानी झंडे लेकर शामिल हुआ था। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उस वक्त वो आधिकारिक ड्यूटी पर नहीं था, हालांकि उसकी विचारधारा ड्यूटी पर थी। खैर, पुलिस अधिकारी की पहचान हरिंदर सोही के रूप में हुई है।